हेलो फ्रेंड्स, डीलर जंक्शन में आपका स्वागत। मैं बरखा शर्मा, जो आपके सामने हम माइनर की सीरीज कर रहे हैं। अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ के चल रहे हैं हम पॉक्सो एक्ट की तरफ। पॉक्सो एक्ट का मतलब हो गया द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसका एक्ट नंबर है 32 एक्ट नंबर है इसका। ठीक है। और जब हम इसके सेक्शंस की बात करते हैं तो इसमें सेक्शंस आते हैं 46 सेक्शंस हैं इसके अंतर्गत। इसमें एक शेड्यूल दे रखी है पीछे, और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो टोटल चैप्टर है 9 चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सेक्शन जो 46 हैं वो 9 चैप्टर्स के अंदर अंदर आ रहे हैं। क्या हुआ था, ये 19 जून 2012 को बना था और 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। किसका एक्ट है ये एक्ट है बालकों का, यानी कि चिल्ड्रंस का एक्ट है। 14 नवंबर को क्या आता है? 14 नवंबर को आता है चिल्ड्रंस डे, जो बच्चों के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है, चिल्ड्रंस डे। वो आता है 14 नवंबर को। तो जो बालकों का जो अधिनियम है वो भी लागू होता है 14 नवंबर को। तो आप याद कर सकते हैं कि वे बालक है और यहाँ पे आता है चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे पे क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। तो आप इसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जब भी हम किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि हम सबसे पहले इसकी इंडेक्स देख के आते हैं। इंडेक्स देख के हम इसलिए आते हैं ताकि हम क्या कर सकें कि एक बार गो थ्रू कर सके कि आखिर इस एक्ट में हमको क्या क्या दे रखा है, किस किस से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 आता है प्रारंभिक, यानी कि प्रिलिमिनरी पार्ट। सेक्शन 1 से लेकर 2 तक कवर कर रहा है। 2 सेक्शन है इसके अंतर्गत। ठीक है। फिर आता है हमारा जो चैप्टर 2 आता है, वो आता है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। लैंगिक अपराध के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हो गया सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध होते हैं, जो बेसिकली अपराध डिफाइन किए गए हैं, वो यहीं से किए गए हैं। सेक्शन 3 से लेकर 12 तक। क्या ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये पार्ट हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हमको बता रखा है कौन कौन से अपराध है और इसके क्या क्या दंड दिए जाएंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 बात करता है कि भाई अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। ये सेक्शन कवर कर रहा है 13 से लेके 15 तक। ठीक है। फिर आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है अबेटमेंट की, यानी कि हो गया किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको रोकने के लिए प्रयत्न। ये बात कर रहा है सेक्शन 16 से लेके 18 तक की। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 बोल रहा है मामलों की रिपोर्ट की प्रक्रिया। मामलों की जो रिपोर्ट की जाएगी उनके संबंध में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, वो बता रहा है हमको चैप्टर 5, जो कवर कर रहा है सेक्शन 19 से लेकर 23 तक। फिर बात करेंगे चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 कहता है बालकों के कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया। जो बालक होंगे उनके कथन किस किस प्रक्रिया से लिखित किए जाएंगे, अभिलिखित किए जाएंगे, रिकॉर्ड वगैरह किए जाएंगे, उनके संबंध में जो प्रोसेस बताया गया है वो बताया गया है 24 से लेकर 27 तक। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 बात कर रहा है हमें विशेष न्यायालय के बारे में। विशेष न्यायालय कवर कर रहा है सेक्शन 28 से लेकर 32 तक। अब बात करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 बात करता है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन। कि जो विशेष न्यायालय बने गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स जो बने हुए हैं, उनका क्या प्रोसेस फॉलो होगा, उनकी पावर्स क्या होगी, और वो साक्ष्य को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, साक्ष्य का अभिलेखन कैसे करेंगे। फिर जो लास्ट पार्ट आता है चैप्टर 9, वो आता है प्रकरण के बारे में, यानी कि मिसलिनियस के बारे में। जैसा कि हम जब भी किसी एक्ट को देखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ भी मिसलिनियस प्रोविजंस जो बचे हुए होते हैं वो उसी में कवर होते हैं। कवर हो रहे हैं सेक्शन 39 से लेके 46 तक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले देखेंगे कि पॉक्सो एक्ट, जिसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जिसको कि हम पॉक्सो बोलते हैं। तो पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य क्या होता है? पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य होता है बालकों का संरक्षण करने का। कौन से बालक कवर होंगे? यहाँ पे वो बालक कवर होंगे जो पॉक्सो एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखे हैं कि आखिर बालक होता कौन है। जब हम आगे डेफिनेशन क्लॉज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बालक कौन होता है, आखिर कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको हम बालक में शामिल करेंगे। तो क्या होता है, बालकों का संरक्षण करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन वगैरह देने के लिए, किससे प्रोटेक्शन मिलता है? भाई कोई लैंगिक हमला किया गया हो, लैंगिक उत्पीड़न किया गया हो, अश्लील साहित्य के लिए उनका प्रयोग किया गया हो, उसके संबंध में जो अपराध होते हैं उनसे संरक्षित करने के लिए, और इस तरीके के अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय, जो कौन कौन से जो न्यायालय होंगे वो इनको मतलब प्रोसीडिंग्स वगैरह करेंगे उनके संबंध में, और उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, बनाया गया है। जो पॉक्सो एक्ट है, क्या उसके संबंध में हमको संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इसके संबंध में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं? तो हाँ, हमको दिया है
आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 दिया है जो कहता है राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। तो ये तो बात हुई मूल अधिकारों की, यहाँ पे कर रहा है मूल अधिकार। तो क्या नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य वगैरह हो गए, वहां पे भी बालकों से रिलेटेड प्रोविजंस है? जी हाँ। तो ये काम कौन करेगा भाई? जो मूल अधिकार थे उनके प्रोविजंस तो मैं लेके आ गई हूँ, लेकिन अब आप लोगों को करना है, क्योंकि हमको बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए, सब कुछ मैं ही बताती रहती हूँ, आप लोग कभी कुछ नहीं बताते, ना कमेंट में ना कुछ में। तो अब आप लोग क्या करेंगे, बालकों से रिलेटेड जितने नीति निर्देशक तत्व हैं, वो जितने मूल कर्तव्य हैं जो बालकों से संबंधित है, ठीक है ना, और नहीं बात कर रही, अगर आप और कुछ पढ़ते हैं उसके साथ साथ तो ये आपका रिवीजन है, लेकिन मैं केवल बात कर रही हूँ नीति निर्देशक तत्वों की और मूल कर्तव्यों की। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी बालकों से संबंधित प्रोविजंस है उनको आप एक बार अपने लेवल पे पढ़ेंगे कि भाई आखिर कौन कौन से प्रोविजंस है जो बालकों से संबंधित है, उनको कवर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य देख लिया, हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं। तो उसके बाद आता है क्या हमको मानव अधिकारों से संबंधित भी कुछ दे रखा है बालकों के लिए? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा बालकों के अधिकारों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बालकों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानक विहित करेगा, ये बात कर रहा है। और ये कब कहा गया था? 11 दिसंबर 1992 को इस बात को अंगीकृत किया गया था। तो अगर अगर आपके कोई एग्जाम वगैरह होता है उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड प्रोविजंस वगैरह है, तो हमको इसको एक बार देखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य प्रावधान कि भाई इनसे संबंधित और क्या प्रावधान हो सकते हैं बालकों से रिलेटेड। तो क्या होता है, बालकों के विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी निजता और गोपनीयता का अधिकार से सम्मान करे। क्या होता है, बालक होता है, मतलब उसका इतना जो विकास होता है वो नहीं हो पाता, मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं हो पाता है बालक, उसको क्या होता है, समझ नहीं होती कि भाई हमको किस तरीके से रहना है, करना है। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति होते हैं, उनको पता होता है कि भाई निजता और गोपनीयता का कैसे ध्यान रखना है। तो वो क्या करेंगे, बालकों के विकास के लिए, बालकों के लिए निजता और गोपनीयता का कि भाई वो किस तरीके से रहे, करें, उनके अधिकारों का आप सम्मान करेंगे। बालक का सर्वोत्तम हित पर ध्यान दिया जाए कि भाई बालकों के लिए कितना हित आवश्यक है। बालकों के अधिकारों के संबंध में जो अभिसमय वगैरह दिए गए हैं उनका जो निवारण वगैरह होंगे वो फॉलो करें। फिर क्या होगा, बालकों के उत्पीड़न, बालकों का शोषणात्मक उपयोग, बालकों के शोषणात्मक उपयोग और बालकों के लैंगिक शोषण, दुरुपयोग, धर्म अन्य अपराध है, इसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। कौन से निवारण की बात कर रहे हैं, ये इन्हीं निवारण की बात कर रहा है कि भाई इन निवारणों के जो अभिसमय वगैरह होंगे उनमें इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के फाइनली हम एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे चैप्टर 1 के थ्रू। चैप्टर 1 आता है हमारा प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी पार्ट, जो बोलता है सेक्शन 1 और 2 के बारे में। सेक्शन 1 क्या बात करता है, सेक्शन बात करता है 1 की संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जैसा कि हम जब भी किसी एक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट सेक्शन यही आता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ क्या होगा। तो जो बात करेंगे तो इसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ठीक है। इसका विस्तार कहां पर होगा, इसका विस्तार होगा संपूर्ण भारत पर। 31 अक्टूबर 2019 इस डेट को हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन से क्या है, ये जो एक्ट है वो संपूर्ण भारत पर लागू हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुआ करता था। अब बात करते हैं इसके प्रवर्तन की। तो इसका प्रवर्तन हुआ था 14 नवंबर 2012, यानी कि 14 नवंबर 2012 जो चिल्ड्रंस डे आता है उसको इसका प्रवर्तन हुआ था, जबकि ये बन चुका था 19 जून 2012 को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशन क्लोज के बारे में। तो डेफिनेशन क्लोज देखते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो आती है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या होता है ये होता है एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। तो क्या हुआ, इसको यहाँ पे केवल एक बार ऐसे बता रखा है कि भाई ये 2A है, यहाँ पे आता है एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना पड़ेगा हमको सेक्शन 5 के साथ। तो जब हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जस्ट यही है कि 2A में कहा गया है कि आपको सेक्शन 5 को पढ़ना है इसके साथ। ऐसे ही बात कर रहा है गुरुतर लैंगिक हमले की। गुरुतर लैंगिक हमला हो गया एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसको पढ़ेंगे हम सेक्शन 9 के साथ। भाई इसकी वही डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 9 में दे रखी है। फिर सी से आता है सशस्त्र बल। सशस्त्र बल हो गई हमारी आर्मी। आर्मी के अंदर आता है संघ के सशस्त्र बल, पुलिस बल आदि, ठीक है। फिर आता है बालक, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई बालक कौन होगा। भाई बालकों से संबंधित अवधि नियम है, तो आखिर बालक होगा कौन यहाँ पे वो बालक आता है जो होगा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।
तो व्यक्ति में क्या शामिल हो गया, क्या यहाँ पे बालिका शामिल है, बालक लिख रखा है, तो क्या यहाँ पे बालिका शामिल है? जी हाँ, यहाँ पे बालक से तात्पर्य है बालक और बालिका दोनों से है। ठीक है, अब आता है डीए। डीए जो पॉइंट है ये जोड़ा गया है 2018 के संशोधन से। 2018 के संशोधन से इसको जोड़ा गया है, तो इसका मतलब हो गया बालक संबंधी अश्लील साहित्य। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। क्या बात कर रहा है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी। क्या होगा इसके अंतर्गत? बालक को शामिल करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण से इसमें क्या होता है, कोई दृश्य चित्रक अभिप्रेत होता है, दृश्य चित्रक अभिप्रेत होता है। इसके बाद क्या आता है, इसमें फोटो, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनित कोई आकृति होती है जो वास्तविक बालक की तरह लगे, मतलब किसी बालक की इस तरीके से इमेज बना दी गई है कंप्यूटर के द्वारा, डिजिटल फोटो वीडियो वगैरह के द्वारा, कि वो क्या लगता है कि जबकि वो बालक नहीं है लेकिन उसकी इमेज बिल्कुल आकृति वगैरह इस तरीके से लगाई गई है कि मान लो कि वह बालक है जिसकी आकृति उसने बनाई है। उसको क्या करता है, सृजित करता है, रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है। और बालक का चित्र लगने वाली आकृति भी शामिल होती है। मान लो ये किसी और व्यक्ति का फेस है, इसमें क्या किया, इस बी नाम के व्यक्ति का फेस ऐसे के ऐसे इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ई से आता है हमारा घरेलू संबंध। घरेलू संबंध क्या होता है? हमने डीवी एक्ट पढ़ा है, आपने देखा होगा, हमारे लेक्चर्स हैं, माइनर की जो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर हमने डीवी एक्ट करवा रखा है। तो जिन्होंने डीवी एक्ट नहीं किया है अभी तक, वो जाके डीवी एक्ट के लेक्चर्स को देख सकता है, गो थ्रू कर सकता है, अपना फास्ट रिविजन कर सकता है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो घरेलू संबंध जो है डीवी एक्ट के सेक्शन 2 के अनुसार होगा। ठीक है, 2 का मतलब हो गया 2F के अकॉर्डिंग होगा। अब बात करते हैं एफ। एफ क्या बोलता है यहाँ पे? प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमले की बात कर रहा है, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है, कि जब हमको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देखना होगा तब बात करेंगे हम सेक्शन 3 की। भाई सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसको समझा जाएगा। जी से आ गया विहित। विहित होते हैं हमारे नियमों के द्वारा। एच से आगे धार्मिक संस्था। धार्मिक संस्था होती है जो कि धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 के अकॉर्डिंग होती है। अब बात करते हैं आई से। आई से हुआ लैंगिक हमला। लैंगिक हमला आएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, और फिर आता है लैंगिक उत्पीड़न जो आएगा सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। आई से हो गया सेक्सुअल असॉल्ट, फिर आता है जे से सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं हम साझी गृहस्थी के बारे में, यानी कि हो गया हमारा शेयर्ड हाउस होल्ड। क्या होता है शेयर हाउस होल्ड? अपराध का आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है। क्या हम साझी गृहस्थी से संबंधित प्रावधान कहीं और भी पढ़ चुके हैं? तो जी हाँ, जब हमने डीवी एक्ट पढ़ा था तो डीवी एक्ट का एक सेक्शन आया था 2S। 2S हमको बात कर रहा था साझी गृहस्थी के बारे में। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो जाएंगे डीवी एक्ट में भी, और डीवी एक्ट में भी एक बार साझी गृहस्थी को देख के आएंगे। अब बात करते हैं JKL। एल से आ गया विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय वही होता है जो सेक्शन 28 में डिफाइन किया गया है। और फिर एम से आता है विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक होता है जो सेक्शन 32 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, वो यानी कि हो गया स्पेशल पीपी की बात कर रहा है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। फिर इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है वो बात करता है कि जो परिभाषा है यहाँ पे डिफाइन है वो तो ओके, ठीक है, वो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग हो गई, पर जो परिभाषाएं यहाँ पे डिफाइन नहीं है उनको कहाँ से लिया जाएगा? उनको लिया जाएगा भारतीय दंड संहिता 1860 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि हो गई हमारी आईपीसी। उसके बाद देखा जाएगा जेजे एक्ट 2015। उसके बाद देखा जाएगा सीआरपीसी 1973। फिर उसके बाद देखा जाएगा आईटी एक्ट। इनके अकॉर्डिंग अगर इनको यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है तो आप जो भी शब्द यहाँ पे परिभाषित नहीं है उनको इन एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, और आगे चल के चलेंगे हम चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या है ये? बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। बालकों के विरुद्ध जब हम लैंगिक अपराध देखते हैं तो सबसे पहले आता है सेक्शन 3 और 4 का कॉम्बो। क्या बोलता है ये बोलता है प्रवेशन, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। इसका मतलब हो गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसके लिए दंड यानी कि पनिशमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 3 की। जब हम सबसे पहले सेक्शन 3 की बात करेंगे प्रवेशन लैंगिक हमला की, तो इसको किसी और सेक्शन के साथ पढ़ेंगे हम। जी हाँ, इसको हम देखेंगे 2F के साथ, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे जो परिभाषा बताई गई है
उसमें लिखा गया था कि हमको सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, बात करते हैं हम प्रवेशन लैंगिक हमले की। तो क्या होता है प्रवेशन लैंगिक हमला? प्रवेशन लैंगिक हमला होता है कि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वो क्या करता है, प्रवेशन करता है। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है उसमें यह है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वो क्या करता है, प्रवेशन करता है, यानी कि वो करता है पेनिट्रेट करता है। सेकंड पे वो करता है इंसर्ट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, अभिचालन करता है, यानी कि करता है मैन्युपुलेट। उसके बाद वो अभी अप्लाई करता है। किन किन चीजों की बात हो रही है कि भाई कोई क्या करता है, कोई आदमी है मतलब व्यक्ति है, वो क्या करता है किसी बालक के शरीर पे, ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ इंसर्ट करता है, ठीक है, या पेनेट्रेट करता है उसको, या फिर क्या करता है उसका अभिचालन अभिपालन करता है। इसका मतलब हो गया मैनिपुलेट्स करता है उसको, मतलब उसकी बॉडी के कोई भी पार्ट होता है उसको टच वच करता है, ठीक है, या उसके जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको टच करने का ट्राई करता है, या किसी और से ऐसा करवाता है। उसके बाद क्या करता है, अप्लाई करता है, कोई भी चीज जो होती है वो अप्लाई करता है वही जो बच्चा होता है उसके प्राइवेट पार्ट्स पे, या फिर क्या होता है किसी और से ऐसा करवाता है, तो वो क्या करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद करता है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। जो सेक्शन 4 आता है वो हमको बताता है कि पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जो सेक्शन 3 में हमको अपराध बता रखा है उसके दंड की बात कर रखी है हमसे सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो क्या होता है इसके अंतर्गत कि जो कोई भी प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसे दंड दिया जाएगा। किस भांति का होगा, कठिन या सादा कारावास हो सकेगा जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो एलआई यानी कि आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, प्लस फाइन यानी कि जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और जो कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करेगा, तो उसको 20 वर्ष से कम नहीं दिया जाएगा, मतलब कम से कम उसकी सजा होगी 20 वर्ष की, और ज्यादा से ज्यादा हो सकती है आजीवन कारावास, जो उसके पूरे जीवन यानी कि शेष प्राकृत जीवन के लिए होगा, दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर जुर्माना कैसा होगा, जुर्माना वो होगा जो न्यायोचित होगा और युक्तियुक्त होगा, और जो इसका संदाय किया जाएगा वो पीड़ित के चिकित्सक व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए किया जाएगा। ठीक है, उसके मेडिकल जो उसके मेडिकल से रिलेटेड प्रोविजंस होंगे, उसको दोबारा पुनर्वास वगैरह करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, उसके जो खर्चे वगैरह होंगे ना जो पीड़ित को मिलेंगे जुर्माने से, वो उसको पीड़ित व्यक्ति को दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ख। ख कहता है गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। तो इसमें आते हैं दो प्रोविजंस, ये भी एक कॉम्बो है 5 और 6 का। ये क्या बोलता है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, ये देखा था हमने 3 में। फिर हमने देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट, ये देखी थी हमने 4 में। अब बात कर रहे हैं हम एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये बात कर रहा है सेक्शन 5, और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो दंड दे रखा है वो दे रखा है हमको 6 के अंतर्गत। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इसका मतलब ऐसे होता है कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, जो सेक्शन 5 होता है वो हमको बता रहा है कि क्या होता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम जाएंगे सेक्शन 2A की तरफ, क्योंकि जब हमने 2A को देखा था तो वहां पे उसने बोला था कि भैया आपको जब अगर इसको देखना है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को देखना है, तो आपको सेक्शन 5 को पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 को। तो सेक्शन 5 में क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत है टोटल 21 ग्राउंड। यहाँ पे टोटल 21 ग्राउंड दे रखे हैं। यहाँ पे होते हैं स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन कौन होते हैं, जो कि होते हैं अक्यूज। ठीक है, यहाँ पे होते हैं स्पेशल विक्टिम, जो पीड़ित होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं, और पूर्व दोष सिद्धि की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोविजंस कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि ये जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है ना, ये सेम ऐसे प्रोविजन है जैसे कि रेप के अंतर्गत दिए गए हैं हमको। जब हम आईपीसी में रेप के प्रोविजंस को पढ़ते हैं वहां पे हमको सेम ऐसे के ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके पॉइंट्स की। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आता है पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी क्या करता है, किसी बालक पर, जो कि हमने देखा था 2D में, जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, उसका क्या करता है, थाने के परिसर में या ऐसा थाना जहाँ पे उसकी नियुक्ति है और कर्तव्यों के अनुक्रम में, मतलब जब वो अपने कामकाज कर रहा है,
पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई हो कि मतलब वो पुलिस अधिकारी है। आप ये मान लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी है, वो किसी बालक पर सेक्सुअल असॉल्ट करता है, यानी कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर सेकंड पे आता है आर्मी। आर्मी का क्या हो गया, सशस्त्र बल और सुरक्षा बल के सदस्य, कि भाई वो सीमा पर जहाँ पे तैनात हो, कमान जो उसकी कमान क्षेत्र होता है वहां पे अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, मतलब अपने कार्यों के दौरान जहां पहचान हो गई हो कि वे वो सशस्त्र बल का सदस्य है, तो क्या करता है, वही बालक पर क्या करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो क्या करा जाता है कि वो उसको इसके अंतर्गत कवर कर लिया जाएगा। 2 ग्राउंड हो गए हमारे, पुलिस और आर्मी। अब थर्ड पे आता है लोक सेवक। जो कोई लोक सेवक होते हुए बालक पर सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, ठीक है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हो गया जेल प्रतिप्रेक्षक, गृह संरक्षण गृह, ये जो होते हैं जिनमें बच्चों को रखा जाता है, उनका कोई अधिकारी हो, वो यहाँ पर अगर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, कोई अस्पताल है वहां पर ऐसा किया जाता है, किसी शैक्षणिक संस्था में ऐसा किया जाता है, या क्या किया जाता है, किसी बालक के साथ गैंगरेप किया जाता है, सामूहिक रूप से बलात्संग वगैरह किया जाता है। फिर क्या होता है, गर्म पदार्थ वगैरह होते हैं, वो उसकी बॉडी वगैरह पे डाल दिए जाते हैं। जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, अग्नि आयुध, गर्म पदार्थ या संरक्षक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, उसकी बात कर रहा है। किसी बालक के साथ इस तरीके से प्रवेशन लैंगिक हमला करता है कि उसके साथ क्या होती है, घोर उपति कारित की जाती है। ठीक है, घोर उपति के प्रोविजंस भी आप आईपीसी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या होता है, प्रवेशन ऐसे लैंगिक हमला जिससे कि कोई बालक असक्षम हो जाए, इस तरीके का उस पर हमला किया गया कि जिससे वो जो बालक था वो असक्षम हो गया अपने कार्यों को मानसिक रूप से करने में, शारीरिक रूप से करने में, कोई किसी प्रकार का रोगी हो गया, या क्या हो गया, कोई लड़की थी, गर्भवती बच्ची थी, मतलब वो गर्भवती हो जाए, या क्या किया उसके संग इस तरीके का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया कि वो कोई एचआईवी या कोई जो सेक्सुअल डिजीज होती है ना उससे ग्रसित हो गया, या उसकी मृत्यु हो जाए, इस तरीके का काम किया जाए। या फिर इसके बाद क्या होता है, बालक की मानसिक शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या एक बार से अधिक उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब बार बार करता है उसके साथ ऐसा, या अगर 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, रिश्तेदार के द्वारा, जो कोई इसके रिश्तेदार वगैरह होते हैं उसके द्वारा अगर इस तरीके का कर दिया जाता है, या सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था के द्वारा ऐसा कर लिया जाता है, या कोई व्यक्ति उसका न्यासी है, ट्रस्टी है, मतलब उसको कहा गया है कि भाई आप इसको रखेंगे, ध्यान रखेंगे, वो व्यक्ति ऐसा करता है। बालक गर्भ से है, मतलब वो जो बच्ची थी वो गर्भवती थी और उसके बाद फिर से उसके ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है और इसके दौरान उस पर हत्या का प्रयत्न किया जाता है। या आप देखते होंगे कई बार कोई हिंसा वगैरह चल रही थी, दंगे वंगे चल रहे हैं, प्राकृतिक विपदा आ गई, देखिए भूकंप वगैरह आ गया, तो उस स्थिति का आपने देखा था, आपदाएं आई थी अभी उत्तराखंड वगैरह में, जब क्या हुआ था कई वहां पे यही हरकतें हुई थी कि भाई क्या हुआ था, जो लोग थे वो पानी में बह गए थे, कर गए थे, लोग जंगल की तरफ भागे, तो वहां पे क्या किया गया था, जो बच्चे थे बड़े थे सबके संग एकदम मोस्टली लोगों के संग क्या किया गया था, रेप वगैरह किया गया था, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक विपदा में बालक पर लैंगिक हमला किया जाए, या फिर क्या करता है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करके और पहले भी लैंगिक अपराध करने का दोषी है, मतलब कि प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और उसको पहले भी इस तरीके के लैंगिक अपराध करने का दोषी पाया गया है, और उसके बाद हो गया बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करने के लिए, या उसका नग्न प्रदर्शन करता है, तो वो क्या करता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। तो इसमें टोटल 21 पॉइंट हैं जो बताते हैं कि जो प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसका रूप बदल के एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात कर रहा है सेक्शन कौन सा, सेक्शन 5। अब बात करते हैं आगे। सेक्शन 5 बोलता है, मेरा दंड दिया गया है सेक्शन 6 में, जो प्रोविजंस हमको सेक्शन 5 में जो ग्राउंड दिए गए थे उनका दंड दिया जाएगा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। तो क्या बोलता है कि ये जो दंड है, यहाँ पे जो दंड दिया गया है वो इस एक्ट का सबसे बड़ा दंड है, मतलब सबसे ज्यादा दंड, हाईएस्ट पनिशमेंट यहीं पे दी गई है। सेक्शन 6 बोलता है हाईएस्ट पनिशमेंट है यहाँ पे। क्या होगा कि जो कोई भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा उसको 20 वर्ष से कम नहीं दिया जाएगा, आजीवन कारावास होगा जो शेष प्राकृतिक काल जीवन के लिए होगा, जुर्माना दिया जाएगा और मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो जुर्माना न्यायोचित होगा, पीड़ित के चिकित्सक के वियोग को और पुनर्वास करने के लिए उसका संदाय किया जाएगा। ये बात कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चलेंगे हम लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। क्या होता है लैंगिक हमला? लैंगिक हमला होता है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट और उसके लिए दंड दिए गए हमको सेक्शन 7 और 8 के कॉम्बो में। क्या बोल रहा है सेक्शन 7? सेक्शन 7 बोल रहा है लैंगिक हमला यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट।
जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कोई लैंगिक आशय से मतलब सेक्सुअल इंटेंशन से क्या करता है, किसी बालक का स्पर्श करता है, बालक के जो निजी अंग होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं, उनको क्या करता है, टच करता है, ठीक है, कोई अन्य कार्य करता है, लेकिन इसमें क्या नहीं करता, इंसर्ट नहीं करता, प्रवेशन वगैरह नहीं करता। प्रवेशन वगैरह के प्रोविजन अभी हम पढ़ के आए ना 3 और उसके अंदर 5 के अंतर्गत, तो प्रवेशन नहीं करता इसमें, परंतु शारीरिक संपर्क करता है, वह लैंगिक हमला करता है। क्या होता है इसके अंतर्गत, जो कोई लैंगिक आशय से बालक के प्राइवेट पार्ट्स को स्पर्श करता है या क्या करता है, प्रवेशन किए बिना किसी और से ऐसा करवाता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, शारीरिक संपर्क आता है, तो वह लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। अब आता है लैंगिक हमले के लिए दंड। तो लैंगिक हमले के लिए दंड बोल रहा है कि भाई 3 वर्ष से कम नहीं होगी, 5 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। इसमें कॉम्बो आएंगे 9 और 10 के, ठीक है। क्या बोल रहा है गुरुतर लैंगिक हमले के लिए, ये बोल रहा है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अभी जो हम पढ़ के आए थे ना वहां पे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, उसी का आप मान लीजिए, उसी का सब्सटीट्यूट है ये, उसी के जैसे प्रोविजंस यहाँ पे कवर हो रहे हैं, बस एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत क्या आता है, सेक्शन 9 बोलता है कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, सेना का अधिकारी होते हुए, लोक सेवक होते हुए, जेल प्रतिप्रेक्षण गृह आदि का वो अधिकारी होते हुए, हॉस्पिटल का अधिकारी होते हुए, या मतलब हॉस्पिटल के अंतर्गत किया जाता है, कोई शैक्षणिक संस्था है वहां पे इस तरीके का लैंगिक हमला किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, या फिर क्या होता है, यहाँ पे गैंग रेप नहीं होगा, गैंग मतलब सामूहिक रूप से सेक्सुअल असॉल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, गैंग रेप नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई घातक पदार्थ, जैसा कि हमने देखा था ना, गर्म पदार्थ डाल देते हैं, घातक आयुध, अग्नि आयुध वगैरह वो जो यूज किया था। फिर उसके बाद घोरपति, वही आईपीसी वाला प्रोविजन होगा। फिर क्या होगा, बालक पर लैंगिक हमला जिससे कि बालक असक्षम हो जाता है, और क्या होता है, किसी बीमारी से ग्रसित होता है। क्या यहाँ पे गर्भवती होगा वो बच्चा, क्या वो बच्ची गर्भवती हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे गर्भवती की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, प्रवेशन नहीं कर रहा, इंसर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वाली बात तो है ही नहीं, प्रेगनेंसी वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसको सक्षम कर देगा, किसी बीमारी से ग्रसित कर देता है, या बालक का लाभ उठाते हुए जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है, बीमार है, उस पर कोई लैंगिक हमला करता है, बार बार करता है इस तरीके का काम, या फिर 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ इस तरीके का करता है, कोई संबंध में है मतलब रिलेशन वाला व्यक्ति उसके साथ ऐसा करता है, सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति ऐसा करता है, कोई न्यासी इस तरीके का काम करता है, या गर्भवती बालक है, कोई बालक है जो गर्भवती है उसके साथ इस तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, और लैंगिक हमले के फलस्वरूप क्या करता है, हत्या करने का प्रयत्न करता है, हिंसा प्राकृतिक आपदा के दौरान, जैसा कि अभी हमने बताया था, कभी कोई सांप्रदायिक हिंसा हो गई, कोई फिर कोई जैसे प्राकृतिक आपदा वगैरह आ जाती है, उसका लाभ उठाकर कोई बालक पर हमला करता है, या बालक पर पहले हमला किया जा चुका है फिर भी बालक पर लैंगिक हमला करता है, और उससे पहले भी कई लैंगिक अपराधों का अगर वो दोषी है, या करता है बालक पर लैंगिक हमला इस आशय से करता है कि भाई उसको निवस्त्र करेगा, उसका नग्न प्रदर्शन करेगा, सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की आशय से, ठीक है। फिर एक नया प्रोविजन यहाँ पे जुड़ा था कि भाई 2019 से कि भाई बालक को जल्दी लैंगिक कार्यों को करने के लिए कोई दवाई, मादक पदार्थ आदि देता है। इसका जो पॉइंट है ना, यू वाला, वी वाला, वो ये वाली बात बोल रहा है कि भाई जो कोई क्या करेगा, कि भाई बालक को, भाई जैसे आपने देखा होगा कई बार मूवीज वगैरह में इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं बच्चों के कि भाई वो जल्दी से बड़े हो जाएं, ठीक है। भाई सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह के लिए, इस तरीके का काम करने के लिए उनको क्या करते हैं, दवाइयां वगैरह दे देते हैं, तो उनकी बात कर रहा है। तो कोई इस तरीके का काम करता है तो वो गुरुतर लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 बोल रहा है गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड, कि भाई इसमें दंड कौन सा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो दंड दिया जाएगा वो कम से कम होगा 5 वर्ष तक का, कम से कम होगा 5 वर्ष और अधिकतम होगा 7 वर्ष, ठीक है ना, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करेंगे आगे, आगे चलेंगे हम लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। तो सेक्शन 11 और जो 12 है उसका कॉम्बो हमको बता रहा है कि भाई लैंगिक उत्पीड़न जो किया जाएगा, सेक्सुअल हेरेसमेंट जो किया जाएगा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उसके लिए क्या क्या दंड दिया जाएगा। तो लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या आता है, इसको हम जब आईपीसी में देखते हैं तो वहां पे 354 सेक्शन आता है, उसके अंतर्गत भी हमको सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं लैंगिक उत्पीड़न की। जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से
सेक्सुअल इंटेंशन से क्या करता है, कोई शब्द ध्वनि अंग विक्षेप करता है, किसी बालक को क्या दिखाता है, शरीर का कोई भाग दिखा देता है, ठीक है, या कोई वस्तु दिखाता है बालक को, या बालक को उसके शरीर का कोई भाग उपदर्शित करवाता है जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति देखे, मतलब बालक को अपने मतलब पार्ट्स दिखाने के लिए बोलता है कि जिससे कोई और व्यक्ति भी ऐसा उसका देखे, ठीक है ना। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को कोई प्ररूप मीडिया आदि बालक को कुछ दिखाता है, मतलब मीडिया से रिलेटेड जो प्रोविजन होते हैं क्या, वीडियोस वगैरह हो गए, कोई पिक्चर्स वगैरह हो गई, वो बालक को दिखाता है। बालक का पीछा करता है, ठीक है, बालक का कैसे पीछा करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य साधनों से बालक का पीछा करता है। क्या ये पीछा करने वाला प्रोविजन आईपीसी में भी कहीं दे रखा है? जी हाँ, आईपीसी में दे रखा है हमको 350 का 4 का क्लोज डी, वो हमको बताता है पीछा करने के संबंध में प्रावधान, ठीक है। फिर बालक को धमकी देता है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं या उसका जो लैंगिक कृत्य करा हुआ है, जो गढ़े हुए चित्र है, वो आदि क्या करेगा मीडिया में। आपने देखा होगा कई बार बच्चों को धमकाते हैं कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा जो वीडियो है वो वायरल कर दिया जाएगा, वो वाले प्रोविजंस बोल रहा है यहाँ पे। फिर क्या करता है, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को लालच देता है। अब बालक क्या होते हैं, बालक होते हैं कि भाई किसी चीज की तरफ जल्दी से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे चॉकलेट की तरफ जाते हैं कि भाई कोई चॉकलेट देता है तो उसकी तरफ चल देते हैं कि हाँ ठीक है यार ये चॉकलेट दे रहा है, अंकल हमको जानते हैं, ऐसे करते हैं। तो क्या करता है, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को प्रलोभन देता है कि भाई तेरे को ये चीज दूंगा या ऐसे करूंगा, या जो भी मतलब इस तरीके का क्या करता है, लालच वगैरह देख के उसको अश्लील प्रयोजन के लिए, उसका अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, ठीक है। अब ये लैंगिक आशय किस तरीके का होता है, ये होता है तथ्य का प्रश्न। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। तो सेक्शन 12 बोलता है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड होगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 2 की। अब बात करेंगे चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 के लिए मिलेंगे हम पार्ट 2 में, तो आप जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।